हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 21 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 22 निबंध लेखन। तो आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 22 निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध कैसे लिखते हैं? निबंध में हम अपने विचारों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। निबंध लेखन भी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक अपने विचारों को खुलकर प्रकट करता है। नीचे दिए गए निबंधों का अध्ययन कीजिए। निबंध लेखन भी क्या है? हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा, और इसमें लेखक क्या करता है? अपने विचारों को खुले रूप से प्रकट करता है। आइए अब इस पाठ में हमें कुछ निबंध दिए हैं। पहला देखते हैं वसंत ऋतु पर। देखते हैं वसंत ऋतु पर निबंध। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सभी में वसंत ऋतु की शोभा बहुत अद्भुत एवं सुहावनी होती है, इसलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहकर संबोधित किया जाता है। यह ऋतु नया उल्लास एवं नई उमंग लेकर आती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है, अर्थात बचपन, यौवन और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार प्रकृति की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता रहता है। प्रकृति जब अपनी यौवन अवस्था में आती है तो उसे वस्तु ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में पृथ्वी सजी सवरी दुल्हन के रूप में दिखाई देती है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों? कि बहुत उल्लास होता है। यह ऋतु बहुत अद्भुत और सुहावनी होती है। इसको हम ऋतुराज भी कहते हैं। मनुष्य का जैसे होता है बचपन, यौवन, बुढ़ापा, उसी तरह ये वसंत ऋतु भी आती है। इसमें क्या होता है? यौवन की अवस्था होती है और पृथ्वी पूरी सजी सवरी रहती है दुल्हन की तरह। वसंत का आगमन फरवरी मार्च में होता है। इन महीनों में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। शिशिर ऋतु में पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत के प्रारंभ होते ही पेड़ नए नए पत्तों से भर जाते हैं। चारों ओर नए नए पत्ते और फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं तथा बाग बगीचों में कोयल के कूकने की आवाज सुनाई देने लगती है। खेतों में पीली सरसों खिल जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं तथा भौरों की गुंजार सुनाई पड़ती है। तो वसंत ऋतु कब आती है बच्चों? फरवरी और मार्च में। इसमें मौसम कैसा होता है? बहुत ही अच्छा, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। खूब पेड़ पौधे होते हैं, खूब हरियाली होती है, चारों तरफ पेड़ पौधे, पत्ते, फूल होते हैं और सुगंधी सुगंध होती है। और बगीचों में पेड़ पौधों पे ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं कि मानो धरती ने चुनरी ओढ़ रखी हो, और खूब रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई पड़ती हैं। यह त्योहार वसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। आम के वृक्षों पर बोर आ जाते हैं और सुगंधित हवा चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। खेतों में लहराती फसलों तथा सुंदर वातावरण से किसान का मन मस्ती में झूम उठता है। क्या कहा जाता है कि जिस दिन से वसंत पंचमी होती है उसी दिन से वसंत ऋतु आती है। और कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। चारों तरफ खूब पेड़ पौधे, खूब हरियाली, खूब हवा, खूब फसलें और सुंदर ही सुंदर सब कुछ दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऋतु में नई स्फूर्ति तथा नई शक्ति का संचार होता है। वीर हकीकत राय ने इसी समय धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान किया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने भी इसी ऋतु में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीला हलवा बांटा जाता है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है। लोग पतंगे उड़ाते हैं। बैसाखी का पर्व इसी ऋतु में मनाया जाता है, जिनमें अनेक मेले तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। क्या होता है? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी स्फूर्ति और नया संचार आता है, और इसी ऋतु में धर्मों की रक्षा की थी, जैसे वीर हकीकत राय के पुत्रों ने और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने आदि, और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस दिन क्या होता है? सब लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, हलवा बांटा जाता है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है और पतंगे उड़ाई जाती हैं। जगह जगह मेले आदि का आयोजन होता है।
इस ऋतु में प्रातः भ्रमण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होता है। कवियों ने वसंत ऋतु पर अनेक कविताएं लिखी हैं। उत्साह, सौंदर्य एवं खुशी का प्रतीक वसंत ऋतु सचमुच ही ऋतुराज है। क्या है, इस ऋतु में सुबह को घूमना बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारे कवियों ने वसंत ऋतु पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। क्योंकि यह सौंदर्य की, खुशी की प्रतीक है, इसलिए इसे सचमुच वसंत ऋतु या ऋतुराज कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों ये तो हमें बताया वसंत ऋतु के बारे में निबंध। अब दूसरा हमें बताया दूरदर्शन के बारे में। तो आइए दूरदर्शन का निबंध देखते हैं। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने मनुष्य को नए नए आविष्कार उपहार स्वरूप दिए हैं। दूरदर्शन उन्हीं वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है जिसके द्वारा हम घर बैठे हर प्रकार का मनोरंजन प्राप्त कर लेते हैं। दूरदर्शन पर हम कार्यक्रमों को सुन ही नहीं सकते बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं। तो क्या है दूरदर्शन? क्या है? एक वैज्ञानिक युग का आविष्कार जिसमें हम क्या करते हैं, हम मनोरंजन के चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविजन कहा जाता है। दूरदर्शन का आविष्कार सन 1925 में महान वैज्ञानिक जेम्स लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत में 15 दिसंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। दूरदर्शन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टेलीविजन। इसका आविष्कार कब हुआ? 1925 में। और किसने किया? जेम्स लोगी बेयर्ड ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। दूरदर्शन ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनसे मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। इस प्रकार दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे खेलकूद, नाटकों, कहानियों आदि द्वारा हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस पर हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कृषि दर्शन द्वारा हमारे किसान भाई नई नई तकनीकें जानकर उनसे लाभ उठाकर अधिक से अधिक अन्न उपजा सकते हैं। क्या है? दूरदर्शन से हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिनको देखने से मनोरंजन के साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। हमें नई नई जानकारियां, खेलकूद, नाटक आदि से संबंधित भी जानकारियां मिलती हैं। और क्या होता है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस पर विद्यार्थियों के लिए भी कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तथा समाचारों द्वारा हम देश विदेश की बड़ी या छोटी घटनाओं को देख सकते हैं। शायद ही आज कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दूरदर्शन से अपरिचित हो। आज तो यह गांव-गांव में पहुंच चुका है। इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से अनेक बुराइयों को भी समाप्ति की जा सकती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड में झांकियां भी हम घर बैठकर देख सकते हैं। अब क्या है बच्चों कि टेलीविजन से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। कोई छोटी खबर हो, कोई बड़ी खबर हो, सारी खबर हमें प्राप्त होती है और यह छोटे से छोटे गांव में भी मिल जाता है। और क्या होता है कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे परेडें और झांकियां निकलती हैं वो भी हम घर बैठकर ही देख सकते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले महाभारत, रामायण, चाणक्य आदि धारावाहिक हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुए हैं। मौसम संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कानून संबंधी जानकारी, नौकरी तथा विवाह संबंधी जानकारी जैसी उपयोगी कार्यक्रम भी हम इस पर देख सकते हैं। दूरदर्शन पे क्या है हमें पता है, महाभारत भी आती है, रामायण भी आती है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही प्रचलित है, ये विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। और इसमें हम मौसम से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या आदि से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं और देख सकते हैं। जहां दूरदर्शन इतना उपयोगी है वहीं इससे कुछ हानियां भी हैं। इसको अधिक देखने से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें दिखाई जाने वाली कुछ फिल्मों के कारण समाज में अनेक प्रकार की अनुशासनहीनता, पाश्चात्य शैली की नकल
तथा अनेक बुराइयां फैल रही हैं। दूरदर्शन के कारण आजकल विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अब जहाँ दूरदर्शन क्या है, एक उपयोगी, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। कैसे? ये हमारी आंखों को खराब करता है और इसमें कुछ फिल्में जो दिखाई जाती हैं वो अनुशासनहीनता होती हैं, जिससे बहुत सारी देश में बुराइयां फैल जाती हैं। और दूरदर्शन क्या कर रहा है, आजकल विद्यार्थियों के जो मन है वो पढ़ाई में लगने से रुकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस पर अच्छे व स्वस्थ मनोरंजक कार्यक्रम ही देखें। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि वो अच्छे, जो उनके ज्ञान के लिए अच्छी बातें हों और स्वास्थ्य संबंधी बातें हों या कुछ मनोरंजक बातें हों, वो ही टेलीविजन पर देखें। अब इसके बाद इसमें हमें तीसरा दिया है विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन में देखते हैं क्या बताया निबंध में हमें। विद्यार्थी राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है। समाज व राष्ट्र के आशा सुमन है। वे राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, विश्व के प्रेरणा प्रदीप है और शक्ति के स्रोत हैं। जो देश का विद्यार्थी वर्ग सजग है, सावधान है, पश्चिमी व पुरुषार्थी है, वह देश निश्चय ही गौरवशाली, सशक्त और महान है। तो विद्यार्थी के जीवन से कैसे निबंध लिखा इन्होंने। सबसे पहले क्या शुरू किया कि विद्यार्थी क्या है, हमारे राष्ट्र का एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति, जो क्या है समाज और राष्ट्र में अनुशासनशीलता के लिए लाभदायक है। वो विश्व में प्रेरणा देता है, एक शक्ति का स्रोत है और विद्यार्थी वर्ग को भी सजग बनाता है, सावधान बनाता है और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या चाहने वाला। जो विद्या को चाहता है वह विद्यार्थी है। जो विद्या को चाहता है वह परिश्रम करता है, अपना भाग्य बनाता है, अपनी उन्नति करता है। पुराने जमाने में विद्यार्थी गांव नगरों से दूर जंगलों में गुरु के आश्रम में रहता था और वहां गुरु की सेवा के साथ साथ विद्याभ्यास करता था। उसे व्यवहारिक ज्ञान के सम्यक संवयन की भी शिक्षा मिलती थी। जीवन के 25 वर्ष वह विद्या अध्ययन में व्यतीत करता था। वह गुरु के आश्रम में रहकर स्वावलंबन, सदाचार, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ता था। आलस्य और प्रमाद उसके पास फटक नहीं पाते थे। क्या बताया विद्यार्थी में अब इन्होंने उसके जीवन से संबंधित कि विद्यार्थी का अर्थ हमें बताया विद्या प्लस अर्थी, मतलब कि विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी क्या है, परिश्रम करेगा, उससे उसका भाग्य बनेगा, उसकी उन्नति होगी। और पहले क्या होता था, लोग गांव और नगरों से दूर जाकर जंगलों में रहते थे, गुरुओं के आश्रम में रहते थे, गुरु से दीक्षा और सेवा प्राप्त करते थे और वहीं पे अपना ज्ञान बढ़ाते थे तथा आलस्य और प्रमाद उनके पास कभी आते भी नहीं थे। आगे बताया इसमें हमें विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाए। उसका कर्तव्य है कि वह अध्ययन में मन रमाए। गुरु का अर्थ है अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला। अतः विद्यार्थी को ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो उसे गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी ही होगी। उसे आरुणि की भांति गुरु आज्ञा पालक व एकलव्य की तरह गुरु भक्त होना चाहिए। तो क्या बताया कि विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाए, अध्ययन में मन लगाए और गुरु का क्या अर्थ बताया कि अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला, यानी कि वो विद्यार्थी को एक ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त कराता है, जिससे क्या होता है उसका जीवन उन्नति करता है। और अगर वो एक विश्वास रखेगा अपने गुरु के प्रति तो वह बहुत आगे जाएगा। आज समाज में फूट और वैमनस्य का बोलबाला है। यदि विद्यार्थी को सही नर्तक नहीं मिला तो उसका जीवन अंधकार में हो जाएगा। जब विद्यार्थी जीवन स्वस्थ, सबल व अनुशासित बनेगा तभी तो शक्तिशाली व सबल राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। आज क्या है, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हैं, विद्यार्थी को सही अध्ययन नहीं मिल पाता, इससे क्या होता है उसका जीवन अंधकार से युक्त हो जाता है। लेकिन उसे क्या करना चाहिए, उसे एक अनुशासित और स्वस्थ शक्तिशाली विद्यार्थी बन के दिखाना चाहिए, जिससे वह अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके। आज हमारे सामने कई समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी हैं
अंधविश्वास, अशिक्षा का बोलाबाला है, जनसंख्या भयंकर रूप से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाकर इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। क्या है कि आजकल हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसे हम हो सकती हैं वो अंधविश्वास की, अशिक्षा की, जनसंख्या का निरंतर बढ़ते रहना आदि। आजकल सभी राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने के वातावरण से दूर कर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। आजकल का विद्यार्थी फैशन का दीवाना, पश्चिमी सभ्यता का दास और अनुशासनहीन होकर भारतीय संस्कृति से दूर हटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को संकल्प पूर्वक देश की उन्नति का लक्ष्य सामने रखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों को कहीं भी ज्ञान प्राप्ति अच्छे तरीके से नहीं हो रही। राजनीतिक वाले क्या करते हैं, उन्हें अपने दल में बुला लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका मन पढ़ाई से हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए, जो कि सही नहीं है। इसलिए विद्यार्थी को अनुशासन में रहकर अपनी विद्या प्राप्त करनी चाहिए और अपने राष्ट्र का निर्माण बहुत ही भली प्रकार से करना चाहिए। तो बच्चों, ये था विद्यार्थी के जीवन पर निबंध। अब हमें यहाँ पे चौथा निबंध दिया है, समय का सदुपयोग। तो हमें समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, अब इसके बारे में निबंध देखते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय की वापसी संभव नहीं है, समय के बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है। इसलिए आवश्यक है कि हम समय का सदुपयोग करें। जीवन में प्रत्येक कार्य की सफलता समय से जुड़ी हुई है। यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा तो समय भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। समय के साथ की गई असावधानी समय के सदुपयोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, क्या लिखा है यानी कि निबंध में, कि समय बहुत ही शक्तिशाली है, उसे हमें नहीं रुकने देना चाहिए, यानी कि हमें समय रहते ही अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। जो एक बार चला गया सो चला गया। इसलिए हमें कार्य की सफलता का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे समय में रहकर ही अच्छी तरीके से पूरी हो और हमें अपने कार्य में सफलता मिले। अतः हमें अपना जो कार्य है वो बहुत ही शालीनता से समय रहते हुए करना चाहिए, जिससे हम कार्य की सफलता में खुशियां मना सकें और समय का सही सदुपयोग कर सकें। समय का सदुपयोग करने के लिए समय का बंटवारा करना चाहिए। समय के बंटवारे का मतलब है कि हम एक समय तालिका बनाएं कि किस समय हमें खेलना चाहिए, किस समय टीवी देखना चाहिए आदि। गृह कार्य करने और पढ़ने लिखने का समय भी समय सारणी में लिखा जाना चाहिए। यह समय सारणी भी उतनी जरूरी है जितनी स्कूल में समय सारणी, क्योंकि समय का सदुपयोग हमें सफलता की ओर ले जाएगा। समय सारणी बनाना भी तभी उपयोगी है जब नियमित रूप से उसका पालन किया जाए। तो क्या है, हमें समय का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। हमें एक समय तालिका बनानी चाहिए कि किस समय हमें कार्य करना है, किस समय हमें खेलना है, किस समय हमें पढ़ना है, किस समय हमें टीवी देखना है आदि। जैसा कि हमारे विद्यालय में एक समय सारणी होती है, उसी के अनुसार सारा कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी के अनुसार हम अपनी क्षमता से अधिक काम कर सकते हैं। समय का सदुपयोग हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह आज का काम कल पर टालने की आदत को सुधारता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, क्या है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपने कार्य की क्षमता बढ़ानी चाहिए कि कहीं हमारा समय निकल ना जाए। और हम इस बात को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए कि हम आज का काम कल पर टाल दें। कभी भी हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। आज का काम हमें आज ही करना चाहिए। इससे हमारे समय का सदुपयोग होता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको समय के सदुपयोग पे भी निबंध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हमें दिया है अब बताइए। अब बताइए में हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। जैसे कि हमें यहाँ पे अब बहुत सारे
विषय दिए हैं। अनुशासन, समाचार पत्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बेकारी की समस्या, साहित्य और समाज, मेरी प्रथम रेल यात्रा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वर्षा का एक दिन। तो बच्चों, ये जितने भी विषय दिए हैं आप इन पर निबंध स्वयं लिखेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको पाठ में इतने सारे निबंध बताए हैं, ठीक उसी प्रकार आप इन विषयों को समझेंगे और उस पर भली भांति स्वयं निबंध लिखेंगे। और बच्चों, इसी के साथ यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 22 निबंध का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।